मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज 24 अप्रैल है। आज ही के दिन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। आइए जानते हैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के संदर्भ में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 बिहार के सिमरिया घाट में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। राष्ट्र कवि दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उनको राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के कारण असीम लोकप्रियता मिली। दिनकर जी ने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। साहित्य के रूप में उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया मुंगेर में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस की बिस्तर थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरता का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन में देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और फिर दिल्ली लौट आए। फिर तो ज्वर, उमराव, रेणु, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आई और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियाँ मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। दिनकर जी की प्रायः 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। हिंदी काव्य छायावाद का प्रतिलोम है, यह कहना तो शायद उचित नहीं होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि हिंदी काव्य जगत पर छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी ओजस्विनी कविता के
स्थान का विशिष्ट महत्व है। दिनकर छायावादोत्तर काल के कवि हैं, अतः छायावाद की उपलब्धियां उन्हें विरासत में मिली, पर उनके काव्योत्कर्ष का काल छायावाद की रंग भरी संध्या का समय था। कविता के भाव छायावाद के उत्तर काल के निष्प्रभ शोभादीपों से सजे सजाए कक्ष से उठ चुके थे। बाहर की मुक्त वायु और प्राकृतिक प्रकाश और ताप का संस्पर्श वे छायावाद के कल्पना जन्य निर्विकार मानव के खोखलेपन से परिचित हो चुके थे। उस पार की दुनिया के अलभ्य सौंदर्य का यथेष्ट स्वप्न दर्शन कर चुके थे। चमचमाते प्रदेश में संवेदना की मरीचिका के पीछे दौड़ते थक चुके थे। उस लाक्षणिक और अस्वाभाविक भाषा शैली से उनका जी भर चुका था, जो उन्हें बार बार अर्थ की गहराइयों की झलक सी दिखलाकर छल चुकी थी। उन्हें अपेक्षा थी भाषा में द्विवेदी युगीन स्पष्टता की, पर उसकी शुष्कता की नहीं, व्यक्ति और परिवेश की वास्तविक संस्पर्श की, सहजता और शक्ति की। बच्चन की कविता में उन्हें व्यक्ति का संस्पर्श मिला। दिनकर के काव्य में उन्हें जीवन, समाज और परिचित परिवेश का संस्पर्श मिला। दिनकर का समाज व्यक्तित्वों का समूह था, केवल एक राजनीतिक तथ्य नहीं था। आरंभ में दिनकर ने छायावादी रंग में कुछ कविताएं लिखी, पर जैसे जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गए, अपनी काव्यानुभूति पर ही अपनी कविता को आधारित करने का आत्मविश्वास उनमें बढ़ता गया, वैसे ही वैसे उनकी कविता छायावाद के प्रभाव से मुक्ति पाती गई। दिनकर ने अपने कृतित्व के विषय में एकाधिक स्थानों पर विचार किया है। संभवतः हिंदी का कोई कवि अपने ही कवि कर्म के विषय में दिनकर से अधिक चिंतन व आलोचना न करता होगा। वह दिनकर की आत्मरति का नहीं, अपने कवि कर्म के प्रति उनके दायित्व के बोध का प्रमाण है कि वे समय समय पर इस प्रकार आत्मपरीक्षण करते रहे। इसी कारण अधिकतर अपने बारे में जो कहते थे वह सही होता था। उनकी कविता प्रायः छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युगीन स्पष्टता, प्रसाद गुण के प्रति आस्था और मोह, अतीत के प्रति आदर प्रदर्शन की प्रवृत्ति, अनेक बिंदुओं पर दिनकर की कविता द्विवेदी युगीन काव्यधारा का आधुनिक ओजस्वी प्रगतिशील संस्करण जान पड़ती है। उनका स्वर भले ही सर्वदा सर्वथा हुंकार न बन पाता हो, गुंजन तो कभी भी नहीं बनता। वे दिनकर जी ने श्रम साध्य जीवन जिया। उनकी साहित्य साधना अपूर्व थी। कुछ समय पहले मुझे एक सज्जन ने कलकत्ता से पत्र लिखा, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना कितना उपयुक्त है। उस पर मैंने उत्तर लिखा था कि यदि 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिलते तो उनका सम्मान होता। गद्य, पद्य, भाषणों और हिंदी प्रचार के लिए। हरिवंश राय बच्चन। दिनकर का नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता था, पर अब शायद साम्यवादी विचारक उन्हें उस विशिष्ट पंक्ति में स्थान देने के लिए तैयार न हो, क्योंकि आज का दिनकर अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो के लेखक से बहुत दूर जान पड़ता है। जो भी हो, साम्यवादी विचारक आज के दिनकर को किसी भी पंक्ति में क्यों न स्थान देना चाहे, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता कि जैसे बच्चन मूलतः एकांत व्यक्तिवादी कवि हैं, वैसे ही दिनकर मूलतः सामाजिक चेतना के चारण हैं। उनके कवि जीवन का आरंभ 1935 से हुआ, जब छायावाद के कुहासे को चीरती हुई रेणुका प्रकाशित हुई और हिंदी जगत एक बिल्कुल नई शैली, नई शक्ति, नई भाषा के गूंज से भर उठा। 3 वर्ष बाद जब हुंकार प्रकाशित हुई तो देश के युवा वर्ग ने कवि और उसकी ओजमयी कविताओं को कंठहार बना लिया। सभी के लिए वह अब राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति के कवि थे। कुरुक्षेत्र द्वितीय महायुद्ध के समय की रचना है, किंतु उसकी मूल प्रेरणा युद्ध नहीं, देशभक्त युवा मानस के हिंसा अहिंसा के द्वंद्व से उतरी थी। आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं, रेणुका, हुंकार और रसवंती। उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। इनमें दिनकर का कवि अपने व्यक्तिपरक, सौंदर्यान्वेषी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का
तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलता है। रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर और आकर्षण परिलक्षित होता है, पर साथ ही वर्तमान परिवेश की निरस्ता से त्रस्त मन की वेदना का परिचय भी मिलता है। हुंकार में कवि अतीत के गौरव गान की अपेक्षा वर्तमान दैत्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख जान पड़ता है। रसवंती में कवि की सौंदर्यान्वेषी वृत्ति काव्यमयी हो जाती है, पर यह अंधेरे में ध्येय सौंदर्य का अन्वेषण नहीं, उजाले में ज्ञेय सौंदर्य का आराधन है। सामधेनी में दिनकर की सामाजिक चेतना स्वदेश और परिचित परिवेश की परिधि से बढ़कर विश्व वेदना का अनुभव करती जान पड़ती है। कवि के स्वर का ओज नए वेग से नए शिखर तक पहुंच जाता है। 1955 में नीलकुसुम दिनकर के काव्य में एक मोड़ बनकर आया। वहाँ वह काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति आस्थावान है। स्वयं प्रयोगशील कवियों को अजमाल पहनाने और राह पर फूल बिछाने की आकांक्षा उसे विह्वल कर देती है। नवीनतम काव्यधारा से संबंध स्थापित करने की कवि की इच्छा तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका कृतित्व साथ देता नहीं जान पड़ता। अभी तक उनका काव्य आवेश का काव्य था। नीलकुसुम ने नियंत्रण और गहराइयों में बैठने की प्रवृत्ति की सूचना दी। 6 वर्ष बाद उर्वशी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य संसार में एक ओर उसकी कटु आलोचना हुई, दूसरी ओर मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। इस काव्य नाटक को दिनकर की कवि प्रतिभा का चमत्कार माना गया। कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवता व मनुष्य व स्वर्ग व पृथ्वी, अप्सरा व लक्ष्मी और अध्यात्म के संबंधों का अद्भुत विश्लेषण किया। इन मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना भी की, जिनमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा उर्वशी प्रमुख है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर सामने पहले कभी नहीं आया था। कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवीनतम काव्य उर्वशी में फिर हमें विचार तत्व की प्रधानता मिलती है। साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। उर्वशी, जिसे कवि ने स्वयं कामाध्याय की उपाधि प्रदान की है, दिनकर की कविता को नए शिखर पर पहुंचा दिया है, भले ही सर्वोच्च शिखर न हो।